हेलो हेलो वेलकम टू द खान लॉ स्टडीज। पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड की दो कैटेगरीज है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 299 deals with the culpable homicide not amounting to murder, whereas section 300 deals with the culpable homicide which is a murder. Under what circumstances a culpable homicide becomes a murder, it is discussed in section 300. तो culpable homicide मर्डर कब होगा वो परिस्थितियां धारा 300 में दी गई हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें किसी मानव की हत्या, डेथ ऑफ एन एक्यूज्ड, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वही कल्पेबल होमिसाइड बिकम्स ए मर्डर। देयरफॉर द कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्या हुआ? It is an aggravated form of culpable homicide. Murder is an aggravated form of culpable homicide. Therefore, the culpable homicide is a genus, and the murder is its species. यानी मर्डर जो है ये culpable homicide माना होता है कि एक प्रजाति है। मुख्य अपराध क्या है? वो है culpable homicide। तो यही कल्पेबल होमिसाइड कुछ परिस्थितियों में नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है और कुछ परिस्थितियों में अमाउंटिंग टू मर्डर आता है, जिसके बारे में हम पिछले दो वीडियोस में सुन चुके हैं। इसके बीच के जो डिफरेंस है वो भी बहुत ही थिन डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, अपराध क्या है, अपराध के बारे में जो कुछ अपवाद दिए गए हैं वो क्या क्या है, यानी अपवाद क्या है, ये अपवाद को आज हम समझेंगे। सेक्शन 300 जो डिसाइड करता है कि किन परिस्थितियों में कोई मानव हत्या जो है वो मानव हत्या जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, क्योंकि सेक्शन 300 में कहा गया है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। धारा 300 शुरू होती है तो कहा जाता है कि नीचे दिए गए अपवादों को छोड़कर कोई भी कल्पेबल होमिसाइड वो हत्या की श्रेणी में आएगा, यानी इन अपवादों को छोड़कर जो इसमें दिए गए हैं। अपवाद का फर्क क्या है? यदि अभियुक्त चाहे तो इन अपवादों को प्ली ले सकता है और उसे साबित भी कर सकता है। तो ये बर्डन भी एक्यूज पर है। फर्क क्या पड़ता है? यदि उसका केस अपवादों में आ जाएगा तो ये जो हत्या है, जो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। सेक्शन 300 में यदि कोई केस साबित हो जाता है कि मामला धारा 300 के अंतर्गत साबित है तो उसका दंड सेक्शन 302 में दिया गया है। और यदि यह मामला कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है तो इसकी सजा धारा 304 आईपीसी में दी गई है। ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, इसको आप लोग जान लीजिएगा कि कल्पेबल होमिसाइड के अपवाद क्या हैं, अपवाद का असर क्या है। अपवाद का मतलब कहीं मत समझिएगा कि वो व्यक्ति छूट जाएगा। धारा 300 में दिए गए अपवाद ऐसे हैं कि इस अपवाद को यदि साबित कर जाए तो वो धारा 302 के दंड के बजाय धारा 304 आईपीसी में उसे दंडित किया जाएगा। अब हम देखते हैं इनके जो 5 अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं।
एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन वन क्या रहता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। कब होगा? द एक्ट मस्ट बी डन while the person doing it is deprived of self-control by grave and sudden provocation। देखिए इसमें दो बातें आ रही हैं ऑटोमेटिक, कि वो कृत्य जिससे हत्या की गई वो कब की गई थी? द एक्ट मस्ट बी डन while, उसी क्षण की गई। द पर्सन डूइंग इट, वो व्यक्ति जो ये अपराध कारित कर रहा था, डिप्राइव्ड ऑफ हिज सेल्फ कंट्रोल, वो अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा। किस वजह से? बाय अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो इस अपराध धारा 300 की यह अपवाद नंबर 1 में आ सकता है, लेकिन इसकी बहुत सी शर्तें हैं। ये शर्तें ये है कि उसको क्या क्या साबित करना पड़ेगा। नंबर 1, देयर वाज ए प्रोवोकेशन सडन एंड ग्रेव। ये जो प्रोवोक किया गया उसे, अभियुक्त को, ये अचानक था और गंभीर था। दोनों चीजें साबित करनी पड़ेंगी। इट वाज एन सडन प्रोवोकेशन एंड ए ग्रेव प्रोवोकेशन एंड सच प्रोवोकेशन हैज डिप्राइव्ड हिम द सेल्फ कंट्रोल। अब वो प्रोवोकेशन ऐसा था कि वो अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा, और इसी दौरान while the accused was so deprived of self-control, he had caused the death of the victim। यानी उसी क्षण उसने वो हत्या कर दी। ये बहुत बारीक चीज है, इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि where there is sufficient time for cooling down, यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बाद इतना समय मिल गया कि इसका ये गुस्सा जो है, जिससे वो प्रोवोक हुआ था, उसको ठंडा होने का, कूलिंग डाउन का समय मिल गया था। तब ये प्रोवोकेशन सडन एंड ग्रेव नहीं माना जाएगा, और ये कहा जाएगा कि इट वाज ए डेलिब्रेट एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। जानबूझ करके उसने हत्या की, इसने उस क्षण हत्या नहीं की, एट द टाइम व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय द विक्टिम। अब प्रोवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय द विक्टिम। ये प्रोवोक कौन करेगा? इट मस्ट बी गिवन बाय द विक्टिम। जिसकी हत्या की गई उसी ने प्रोवोक किया था। इसमें देखिए इलस्ट्रेशन ए है, इस अपवाद के बारे में एक इलस्ट्रेशन ए आता है, वो हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन साथ साथ देखते चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो एग्जाम में। एक्सेप्शन 1, ये प्रोवोकेशन मस्ट बी गिवन बाय द विक्टिम पर इलस्ट्रेशन है। जैसे कहा जाता है कि ए को जो है जेड ने प्रोवोक किया। सिंपल भाषा में जानिए, ये बात प्रोवोक्ड बाय द जेड, और अंडर द प्रोवोकेशन ए किल्स जेड्स चाइल्ड। उसने जेड के बच्चे की हत्या कर दी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि द प्रोवोकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोवोकेशन कितना भी ग्रेव हो, दैट मस्ट कम फ्रॉम द विक्टिम। तो ये इलस्ट्रेशन ए है, इसीलिए अलग से दिया गया है। इसका जो लीडिंग केस है आपको जो मिलेगा के.एम. नानावती से केस। ये नानावती का केस बहुत मशहूर है। उसका ब्रीफ यही है, वाइफ ऑफ अक्यूज्ड कन्फेस्ड दैट शी हैड इलिसिट रिलेशन विद ए।
Hearing this, the accused took her wife and children to a cinema hall, left them in the cinema hall, and took his revolver, went to the office of A and shot him dead. अब यहां देखिए आप, the accused did not murder A while he was under the impression of grave and sudden provocation. There was a cooling down time. Cooling down time था because he took his children, his family to the cinema घर and left them there, and again went to take his revolver, and after taking revolver he went to the office of the victim and shot him dead. This act was a deliberate act. The court held the act was not done under the sudden and grave provocation. It is deliberate act of the accused. Therefore, the act of the accused was held to be a murder. इसी तरह से और केस है, इस पर देखिएगा। एक केस है, केस लॉ पर पूछा जाता रहता है। ये केस लॉ बहुत पुराना है, 1938 का है। बालकूस केस, AIR 1938 इलाहाबाद। फैक्ट क्या थे? जो अभियुक्त था, अभियुक्त और उसकी पत्नी का हस्बैंड, यानी उसका साड़ू जिसे कहिए, वो दोनों एक कॉट पर सो रहे थे और अभियुक्त की पत्नी जो है अंदर कमरे में है, अभियुक्त की पत्नी अंदर कमरे में सो रही थी। Sometime in the night, the victim got up. विक्टिम जो था, मृतक जो था, वो उठा और उठ करके वो कमरे में गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। एक्यूज ने बाहर से उसे झांक करके देखा तो पाया कि दे वेयर इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद एक्यूज जो होता है जा करके अपनी चारपाई फिर लेट जाता है। जब ये जो विक्टिम है केम आउट ऑफ द रूम एंड ले डाउन ऑन द कॉट बाय द साइड ऑफ द एक्यूज्ड, कमरे से लौट के आता फिर अभियुक्त के बगल में सो जाता है। आफ्टर शॉर्ट टाइम व्हेन एस बिगेन डोजिंग, जब सोने लगा, द एक्यूज्ड स्टैब्ड हिम सेवरल टाइम्स विद अ नाइफ एंड किल्ड हिम। जब उसे नींद आने लगी तब अभियुक्त ने उस पर कातिलाना हमला किया, उसकी हत्या कर दी। ये साबित हो गया कि अभियुक्त वहां से कहीं गया नहीं था, चाकू उसके पास था, चाकू ढूंढने के लिए भी नहीं गया था। इसमें डिसाइड किया गया ये केस, जो अक्यूज का केस जो था, ये अपवाद में आता है और इट इज ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, और इस पर इसको जो पनिशमेंट दिया गया वो धारा 304 आईपीसी में दिया गया। यहां कोई कूलिंग डाउन पीरियड नहीं मिला था। प्रोवोकेशन वाज सो ग्रेव। तो ये एक केस ला है इलाहाबाद का, यहां पर उसे माना गया कि ये अपवाद के अंतर्गत इसका एक्ट आता है। एक एक्सेप्शन मुझे लग रहा है और इंपॉर्टेंट है, उसको जान लीजिए। वाई गिवन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए को प्रोवोक किया। ए जब प्रोवोक होता है, प्रकोपित हो गया ए, तो उसने एक गोली चलाई, फायर द पिस्टल एट वाई। उसने वाई पर गोली चलाई और उसका कोई आशय जेड को मारने का नहीं था, जो कि वाई के करीब खड़ा था। He was not intended to kill Z, was near Y. Y के पास ही था, उसका कोई आशय Y को Z को मारने का नहीं था। But out of this sight, A kills Z.
लेकिन उसे चूंकि जेड दिखाई नहीं दिया, उसकी गोली जो है जेड को लग गई और जेड की हत्या हो गई। नाउ ए हैज नॉट कमिटेड द मर्डर। यहां भी इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए का कृत्य जो है ये हत्या नहीं है, बल्कि इट इज नियरली कल्पेबल होमिसाइड। ये बहुत ही बारीक चीज है कि वो आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ मैलिस से इसे मिलता जुलता है। अब ये जो आपने देखा प्रोवोकेशन सडन है, ग्रेव है, और जिसके कारण अक्यूज्ड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल एंड कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम, ये इंग्रेडिएंट्स पहले अपवाद के हैं। लेकिन इसी अपवाद के साथ साथ इसमें 3 प्रोविजो दिए गए हैं। सेक्शन फर्स्ट जो अपवाद है उसके भी 3 प्रोविजो हैं। The above exception is subject to the following proviso. एक्सेप्शन नंबर 1 में 3 प्रोविजो हैं, 3 दे आर। एक्सेप्शन 1 नंबर, ये अपने आप से सवाल पूछा जाता है आपसे। हो सकता है सेक्शन 300 299 ज्यादा ना पूछा गया हो, लेकिन इसके अपवाद बहुत पूछे जाते हैं, तो अपवाद को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए पहला अपवाद क्या है। द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग टू एनी पर्सन। ये प्रोवोकेशन जो है एक बहाने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्यूज्ड का कृत्य एक्ट ऐसा हो, उसने ऐसा एक्ट किया हो कि इससे विक्टिम प्रोवोक होगा, और जब विक्टिम जो है वो अक्यूज्ड को प्रोवोक करेगा और फिर अक्यूज्ड एज ए उसे एक बहाना बना करके फिर उस पर हमला कर देगा। जैसे प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग, meaning thereby it includes premeditated murder। यानी एक प्लानिंग के तहत हत्या नहीं की जानी चाहिए। in which part of the plan of the murderer is to incite the victim। पहले विक्टिम को प्रोवोक करो ताकि ही प्रोवोक द अक्यूज्ड, विक्टिम जो है वह अक्यूज्ड को प्रोवोक करे, टू incite the victim to provoke him and that he may prepare his defense। यानी अब जब विक्टिम प्रोवोक करेगा उन परिस्थितियों में तो इसे एक डिफेंस मिल जाए। तो इस अपवाद का ये प्रोविजो दे दिया कि ये जो सर्टेन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे प्री प्लान करके इस तरह से किया जाए कि दूसरा व्यक्ति इसे इस बहाने से प्रोवोक करेगा और उस पर वो हमला कर देगा। It should not be taken excuse। दूसरा प्रोविजो देखिए, act done in the obedience of law or by the public servant in exercise of his power। यानी जो कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा है, एक्ट डन इज ओबीडियंस ऑफ द लॉ। ओबीडियंस ऑफ लॉ में वो काम करने गया था। फिर क्या होता है, और उसके कार्य के विरुद्ध ये प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं जनरल एक्सेप्शन ही पढ़ा गया है, नथिंग इज an offense which is done in the exercise of the law, in exercise of the right by an servant in the obedience of law। ये सब आप जान चुके हैं। तो यहां पर उसी बात को फिर लाया गया है कि ये यदि कोई कर्मचारी है जो अपना कार्य कर रहा है तो उसके कार्य के विरुद्ध नहीं कहा जाएगा कि उसके कार्य से हमको प्रोवोकेशन मिला।
इसके लिए इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। हम देख रहे थे ये अपवाद संख्या 1 का प्रोविजो 2। प्रोविजो 2 क्या कहता है, इसका भी इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ये इलस्ट्रेशन नंबर सी एंड डी है। इलस्ट्रेशन सी एंड डी हम देखते हैं। ए देख चुके। सी, ए इज लॉफुली अरेस्टेड बाई जेड, a bailiff. A is excited to certain violent passion by the arrest and kills Z. This is murder. यानी यदि A को सरकारी किसी का अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया है तो ये नहीं कह सकता उससे वो प्रोवोक हो गया, वो बहुत प्रकोपित हो गया, उसने हत्या कर दी। नो, इट इज नॉट अलाउड। तो ये दूसरा पॉइंट जो है, जो दिया गया प्रोविजो का, द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। इसमें पब्लिक सर्वेंट को एड करने वाला, मदद करने वाला, वो भी इसमें शामिल माना जाएगा। अब इसके बाद इसका थर्ड प्रोविजो है, the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यदि कोई व्यक्ति अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करता है, एक्सरसाइज करता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसके अगेंस्ट ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है कि उसके उस अधिकार के प्रयोग करने के कारण उसे वो प्रवोक हुआ। तो ये एक्सेप्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो टोटल डिफेंस है, जैसा आप जानते हैं जनरल डिफेंस है, सेक्शन 96 से 106 में आप आएंगे। एक तो टोटल डिफेंस है, दूसरा होता है कुछ पार्शियल डिफेंस है, जो ये एक्सेप्शन में दिया जा रहा है। कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इस अपवाद का लाभ उठाने के लिए? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? An act must be done in the exercise of the right of private defense। यानी जिस व्यक्ति ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया, उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया हो, और ऐसा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसने प्रयोग किया वो गुड फेथ में किया हो। दूसरा पॉइंट है गुड फेथ। थर्ड है द पर्सन हैज एक्सीडेड हिज राइट एंड कॉज्ड इट। और वो व्यक्ति जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा था, उसने अपने अधिकार से बढ़ के कार्य किया, एक्सीडेड हिज राइट। यानी जितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जो सर्कमस्टेंसेस आपने पढ़ा है कि जो लिमिटेशंस है ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उस लिमिट को क्रॉस कर गया, और क्रॉस करके उसने किसी की हत्या कर दी विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मोर हार्म देन वाज नेसेसरी। यहां भी कह दिएगा उसका आशय, द इंटेंशन ऑफ नॉट कॉजिंग मोर हार्म, हिज इंटेंशन वाज नॉट कॉजिंग मोर हार्म। आवश्यकता से ज्यादा हार्म पहुंचाने का उसे कोई, आवश्यकता से अधिक हार्म पहुंचाने का उसका कोई आशय नहीं था। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जब यूज होगा तो पहली बात है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट ये अपवाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन भी दे दी गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब यूज किया जा सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में जान लीजिए कि कब यूज होगा। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में दिया गया है उससे क्या लिमिटेशन है, सारी बातें वहां दी गई हैं।
चार कंडीशन है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि ये चार शर्तें पूरी हो जाए तब एक्यूज्ड अपना डिफेंस ले सकता है, यानी ये अपवाद का लाभ उसे मिल सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट। अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन आप देखें क्या बात है, खास करके जो पॉइंट आया है, द पर्सन हैज एक्सीडेड हिज राइट, द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस मस्ट हैव बीन एक्सीडेड, यानी उतने लिमिट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, उसको क्रॉस करके उसने कोई कार्य किया। तो देन द एक्यूज इंटाइटल्ड टू दिस एक्सेप्शन, यानी यहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिमिट के अंदर यूज किया गया है, उसकी शर्तें पूरी की गई हैं, तब वहां पर ये एक्सेप्शन में उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वेयर देयर इज एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया है एक्यूज्ड ने, अरे विक्टिम ने, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट इस अपवाद का लाभ मिल जाएगा, इस एक्सेप्शन उसे, ये एक्सेप्शन से मिल जाएगा। यानी एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सिंपली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज करने के अगेंस्ट एक्यूज को कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है, एक्यूज को इन अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन नंबर 3, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग पावर, अगर पब्लिक सर्वेंट, जिस तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का एक्सीड बढ़ करके उसका उपयोग करता है, इसी तरह यहाँ पब्लिक सर्वेंट के बारे में दिया गया है कि यदि वो अपने पावर्स को एक्सीड करता है, देन ये इस एक्सेप्शन अप्लाई करेगा। तो उसकी शर्तें भी क्या है, नंबर 1, ऑफेंडर इज बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है वो पब्लिक सर्वेंट है या किसी पब्लिक सर्वेंट की मदद कर रहा है, उसके सहायक है, उसका सहायता करने वाला है, और उसका एक्ट क्या है, एक्टिंग इन एडवांसमेंट ऑफ द जस्टिस, न्याय प्रक्रिया में वो कार्य कर रहा है, एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए वो कार्य कर रहा है। ओके, ही मस्ट हैव एक्सीडेड हिज पावर, यदि वो अपने अधिकारों को एक्सीड कर जाए, जिस तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में exceeds his power given by him by the law and he causes death, that must have done in good faith and must have done without any ill will, यानी वो कृत्य जो है उसका गुड फेथ में किया गया हो, बिना किसी इल विल के, यानी दोनों पक्षकारों में बीच में कोई इल विल ना हो, पहले से कोई दुर्भावना ना रही हो। तो यहां भी देखिए एक्सीडिंग द पावर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, तो अगर पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट अपना पावर को एक्सीड करता है, देन एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक्यूज्ड उसका लाभ ले सकता है। 4th है सडन फाइट, एक्सेप्शन 4, सडन फाइट, फाइट होती है सडन फाइट, डेथ काज्ड इन ए सडन फाइट, अचानक, ये याद रखिए, यहां पर कहेगा सडन फाइट, फाइट कैसी है, बहुत अचानक है। इसकी शर्तें क्या है, डेथ मस्ट बी कॉज इन ए सडन फाइट, सडन फाइट मस्ट बी विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन, ये भी सोच समझ के, पहले से प्लानिंग करके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
Sudden fight mean there is no time to think over, to plan it. प्लानिंग नहीं, अचानक, जैसे सडन ग्रेट प्रोवोकेशन में कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए कि कूलिंग डाउन होने का समय था। यदि कूलिंग डाउन का होने का समय था तो अपवाद नहीं मिलेगा। यहाँ भी यही सडन फाइट है विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन। इट मस्ट अकर इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन ए सडन क्वेरल। फाइट के पहले कोई लड़ाई हुई हो, फाइट के पहले कोई लड़ाई, आपस में तकरार हुई हो। और चौथी बात कह दी गई, जो ऑफेंडर है उसने अनड्यू एडवांटेज न लिया हो, मस्ट नॉट हैव एक्टेड इन ए क्रूअल मैनर, ये अनयूजुअल मैनर का उपयोग ना किया हो। यानी यहाँ जो अभियुक्त है लाभ तो ही पाएगा कि उसने अपनी स्थिति का कोई अनड्यू एडवांटेज ना लिया हो। फाइट मीन्स कह रहे हैं कि फाइट मीन्स समथिंग मोर देन ए वर्बल क्वेरल। मैंने एक तो वर्बल क्वेरल हुई, उसके बाद फाइट है। फाइट मीन द कम्बाट बिटवीन द टू पर्सन विद और विदाउट ए वीपन। फाइट क्या है? हाथापाई हुई हो, मुक्के से मारा, झापड़ से मारा, कभी कभी लाठी से मारा, अचानक पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद ये फाइट शुरू हो गई। इसमें कह दिया कि मेयर एक्सचेंज ऑफ हार्ट वर्ड्स, यानी खाली गाली गलौज अगर हो गई है तो ये नहीं माना जाएगा, बल्कि एक्सचेंज ऑफ ब्लोज इज नेसेसरी। ब्लो यानी मुक्का मारना, हाथ मारना, ये सारी चीजें ये फाइट में आती हैं। कोई वेपन हो ना हो, वेपन हो सकता है, लाठी डंडा हो उससे मारे, वो सब फाइट में तब आएगा। तो सडन फाइट होनी चाहिए और ये प्री मेडिटेशन नहीं होना चाहिए। सडन फाइट के पहले कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग किसी स्थान पर इकट्ठा हुए, अचानक गाली गलौज हुआ, ये क्वेरल हुई और उसके बाद लाठी चल गई, तो क्या हुआ? यहां पर दोनों बराबर के कसूरवार हैं। जब सडन फाइट है तो कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं लेगा, कि दे वेर ऑन इक्वल फूटिंग। आपस में क्वेरलिंग, गाली गलौज और उसके बाद हाथापाई, लाठी डंडा कुछ चलाया गया, तो ये हो गया सडन फाइट। अब यहां भी ये कह गया कि अक्यूज्ड जो है उसने अपनी स्थिति का कोई नाजायज फायदा ना उठाया हो। एक्यूज किसी ऐसी स्थिति में ना हो कि उसने कोई ऐसा फायदा उठाया हो, उसका फायदा उठा करके उसने सडन फाइट से बढ़ करके उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया, क्रूवेल्टी न दिखाया हो। एक सामान्य तौर से जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है गाली गलौज के बाद, उसे यहां कहा जा रहा है ये सडन फाइट, बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग बनाए, तो ये सडन फाइट है। और फिर इसका पांचवा अपवाद है डेथ काज्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पर्सन, कंसेंट ऑफ द पर्सन, यानी जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी सहमति से उसकी मृत्यु कारित की गई। आप सहमति के लक्षण आप इसे पढ़ चुके हैं, यानी लीगल कंसेंट क्या है। लीगल कंसेंट में ये दो शर्त यहाँ दी गई है। द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड मस्ट हैव कंसेंटेड टू हिज डेथ और टेकिंग द रिस्क ऑफ द डेथ। जिसने सहमति दी थी उसने अपनी मृत्यु की सहमति दी हो या उसने मृत्यु होने का जोखिम उठाया हो, पहली बात। दूसरा पॉइंट, द पर्सन मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो। द कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर मिसकंसेप्शन। फ्री कंसेंट की बात हम करते हैं कि कंसेंट फ्री हो, किसी दबाव में ना दी गई हो, और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मस्ट नॉट बी गिवन अंडर ए मिसकंसेप्शन।
मिसकंसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट केस आप पढ़ चुके हैं, पुन्नई फातिमा का केस। पुन्नई फातिमा के केस को हम कहते हैं स्नेक चार्मर केस। तो पुन्नई फातिमा का जो केस था, स्नेक चार्मर का जो केस था, वो क्या था, उसमें कंसेंट ली गई थी मृतक की मिसकंसेप्शन में। यानी जो अभियुक्त था वो सांप का खेल करता था, स्नेक चार्मर था, उसने अपनी भीड़ को सांप दिखाया और ये कहा कि यदि सांप काट ले तो उसे ठीक कर सकता है। तो मृतक ने अपनी सहमति दे दी, सांप ने उसे काट लिया और नतीजा क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि दैट कंसेंट वाज टेकन अंडर मिसकंसेप्शन, इसने मिसकंसेप्शन क्रिएट किया, यानी इट वाज नॉट फ्री एंड फेयर कंसेंट वाज नॉट गिवन। उसको पूरी जानकारी नहीं थी, इसने झूठ बोला, झूठ कर मिसकंसेप्शन में उससे कंसेंट लिया। तो पुन्नई फातिमा का केस है कि उसका कृत्य क्या कहा गया, वो अपवाद में नहीं आएगा। उसकी हत्या जो हुई वो कंसेंट से नहीं हुई। तो कंसेंट के बारे में याद रखिए कि किसी व्यक्ति ने सहमति दी हो मृत्यु की, या मृत्यु का जोखिम उठाने की सहमति दी हो, लेकिन उसकी आयु he must be above 18 years of age। इसका केस है दशरथ पासवान का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दशरथ पासवान, स्टेट ऑफ बिहार। The Vilant was a student of class 10. He failed in the annual examination for 3 years. His wife, aged 19 years, was a literate woman. He was very much upset by his last failure and left his village and came back after a week. After returning, he told his wife that he had decided to end his life. His wife told him in reply that he should first kill her. उसकी पत्नी ने क्या किया कि आप पहले मेरी हत्या कर दें, and then kill himself, उसके बाद अपने आप की हत्या करें। इसके बाद कहते हैं कि एक चटाई पर उसकी पत्नी लेट गई। The Vilant first struck her with a भाना, कोई वर्ड है, उसके चेस्ट पर, उसके सीने पर किसी चीज से चोट लगाई, से इंजरीज कुछ आई। उसके बाद एक शार्प वेपन ले आया और उसने उसके गर्दन पर कई हमले किए और उसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट उसकी वाइफ की डेथ हो गई। इसके बाद वो घर से बाहर भागा, अपने जीवन समाप्त करने के लिए, अपने हत्या करने के लिए घर से बाहर निकला। कुछ गवाहों ने उसे घेरा, उसे पकड़ा, वो पकड़ लिया गया, अपनी हत्या नहीं कर पाया, अपनी जान नहीं ले पाया। On a charge for murder, it was held that the deceased was the above age of 18 years and had suffered death with her consent. यहाँ पर वही आपत्ति की गई, ये प्ली ली गई कि उसने मृतका ने सहमति दी थी और 18 साल से अब 19 साल की उसकी एज थी। It could not be said that she gave her consent under fear or injury or under misconception। ना तो फियर में उसने अपनी सहमति दी थी, न इंजरी के खौफ से दी थी, ना तो मिसकंसेप्शन में दी थी। Therefore, the case was covered by this exception। तो यहाँ पर यही डिसाइड हो गया कि हाँ, ये अपवाद लिए मामला आता है और accused was liable for the culpable homicide not amounting to murder। Culpable homicide not amounting to murder। तो इसमें अपवाद नंबर 1 है, उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसमें 3 प्रोविजो भी हैं। अपवाद नंबर 1, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। अपवाद नंबर 2, एक्ट डन इन ओबीडियंस टू द लॉ इन एक्सरसाइज हिज पावर्स। इंटरप्शन के लिए सॉरी, मैं आपको रिवाइज करा रहा था कि अपवाद संख्या 1, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जिसमें 3 प्रोविजो हैं 1, 2, 3।
फिर अपवाद नंबर 2, द एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जनरल लॉ क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट ये अपवाद नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इफ वन एक्सीड्स इन एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देन दिस एक्सेप्शन इज अवेलेबल। अपवाद नंबर 3, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट एडिंग any other person aiding public servant, if he exceeds his powers given by law and causes death, then this exception will apply. Exception number 4, death caused in a sudden fight. Sudden fight में अगर डेथ कॉज होती है तो यह अपवाद लागू होगा। बस सडन फाइट की सर्टेन कंडीशंस हैं जो आप बताई गई हैं। फिर लास्ट में है एक्सेप्शन नंबर 5, कंसेंट। दिस कंसेंट मस्ट बी गिवन फॉर द डेथ ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन हिज कंसेंट और टू टेक द रिस्क ऑफ द डेथ। नंबर 2, द पर्सन मस्ट बी अबव 18 years of age, यानी कंसेंट वही मान्य होगी जो 18 साल के ऊपर किसी व्यक्ति ने दी हो, और ये किसी दबाव में, फियर में और किसी मिसकंसेप्शन में ये कंसेंट न दी गई हो। मिसकंसेप्शन के लिए पुन्नी फातिमा का केस जो मशहूर है, इसमें एक 4 वर्ष केस। ये आपके अपवाद हो गए। इसके बाद इसके साथ सेक्शन 301 जान लीजिए। 301 क्या, काजिंग डेथ अदर देन ए पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। जिस व्यक्ति को मृत करने का आशय था उसके अतिरिक्त किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को हत्या कारित की जाना। द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ट्रांसफर ऑफ मैलिस हैज बीन इम्बॉडीड इन दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 301 में ट्रांसफर ऑफ मैलिस की डॉक्ट्रिन को इम्बॉडी किया गया है। दैट इज इफ ए इंटेंड्स टू किल बी बट किल सी, बी को मारना चाहता था, उसने सी को मार दिया। द इंटेंशन टू किल सी शैल बी एज्यूम्ड बाय लॉ। अब यहां पर क्या हो रहा है, आशय था उसको बी को मारने का, लेकिन उसने सी को मार दिया। तो ये सेक्शन 301 यानी ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या कह रहा है कि लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि ए का आशय, द इंटेंशन ऑफ ए वाज टू किल सी, उसका इंटेंशन सी को मारने का था। तो ये सेक्शन 301 में खास करके बात यही है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो ये आपने आज मर्डर के चैप्टर क्लोज होता है। 3 पार्ट में इसको आपने पढ़ा है। पर 299, सेकेंड में था 300, और टुडे हमने उसके सारे एक्सेप्शंस को आज क्लियर किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, और ऑल द एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।